जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर को लेकर, उसकी घोषणा को लेकर। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एआईसीपीएन के आंकड़ों को लेकर। दोस्तों, जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर तो डिक्लेयर होगा, लेकिन कुछ आंकड़े आने हैं उससे पहले। तो दोस्तों, अभी तक वो आंकड़े नहीं आए हैं, तो उसी पे मैं आपको जानकारी दूंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के आंकड़े के बारे में। फिर दोस्तों, कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी को लेकर, उसकी सुनवाई को लेकर। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8th सीपीसी को लेकर, उसके फिटमेंट फैक्टर को लेकर। जी हां दोस्तों, यानी इक्वल एमएसपी और 8th सीपीसी को मैंने कंबाइन किया है, उसी पे कुछ मैं आपको जानकारियां दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, अक्टूबर में डीए 53% की घोषणा, दिवाली से पहले कैबिनेट की मीटिंग। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में ही आपके डीएडीआर की घोषणा हो सकती है जुलाई से बढ़ने वाले, और जुलाई से आपका डीएडीआर होगा 53%, ये कंफर्म है। दोस्तों, दिवाली से पहले कुछ मीटिंग होनी है यूनियन कैबिनेट की भारत सरकार के द्वारा, और दोस्तों ये मीटिंग है 3 से 4 मीटिंग होनी है दिवाली से पहले ही, कुछ हफ्तों में, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में, इन्हीं के बीच। तो दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली से पहले आपके डीएडीआर की घोषणा हो जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीए के आंकड़े, यानी अगस्त 2024 का आंकड़ा 30 सितंबर को मिलना था। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अभी तक हमें अगस्त 2024 का एआईसीपीएन का आंकड़ा नहीं मिला है, जो हमें मिलना था 30 सितंबर को। यानी हर एक महीने जो आंकड़े आते हैं एआईसीपीएन के, उसमें लेट लतीफी हो रही है। इससे पहले हमें मिला था जुलाई 2024 का एआईसीपीएन का आंकड़ा, वो भी हमें काफी लेट मिला था। ऐसे दोस्तों, अगस्त 2024 का भी आंकड़ा हमें थोड़ा लेट मिलेगा, हो सकता है अक्टूबर के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में मिल जाए हमें, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। दोस्तों, अभी तो सिर्फ जुलाई 2024 का आंकड़ा आया, इसके बाद हमें मिलेगा अगस्त 2024 का इस महीने, अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में। फिर हमें दोस्तों मिलेगा सितंबर का आंकड़ा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे हमें आंकड़े मिलेंगे। तभी दोस्तों क्लियर होगा कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि दोस्तों, ये जो परसेंटेज जा सकता है, ये 3 से 4% जा सकता है। दोस्तों, अभी आपका डीएडीआर है 53.63%, जुलाई 2024 के आंकड़े आने के बाद। जुलाई में थोड़ी महंगाई आकी गई थी, मिली थी महंगाई, तभी आपका आंकड़ा 142.60% पे रुक गया था। तभी दोस्तों आपका डीएडीआर अभी है 53.63। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है वो नल एंड वाइड होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मेन है ये 53%, तो आपका 53% ही डिक्लेयर होगा जुलाई 2024 से। अभी आपका रुका हुआ है डीएडीआर 53.63 पर जुलाई के आंकड़े आने के बाद, और जब अगस्त का आंकड़ा आ जाएगा तो उसमें देखेंगे कि कितनी महंगाई जाती है। उसके हिसाब से दोस्तों ये फिगर थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम वेट करेंगे कि अगस्त 2024 का आंकड़ा हमें कब मिलता है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी का केस पॉलिसी मैटर है और पे कमीशन मैटर है, जज ने कहा, सरकारी वकीलों ने कहा। दोस्तों, ये केस 2018 से चल रहा था। जो हमारे वकील थे, उन्होंने पता नहीं कितनी अपीलें, दलीलें रख दी इस केस को जिताने के लिए, और वकीलों ने कितनी बार फीस ली, 1-1 लाख फीस, 1,50,000 फीस। अभी कल ही परसों दिया है वो चेक वकील जी को। सुनवाई तो हुई, लेकिन फैसला हमारे हक में नहीं आ पाया। पूरा केस डिसमिस कर दिया गया जज द्वारा। उन्होंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि ये फैसला जा सकता है ओआरजे से, उसके ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधा कहा कि ये पे कमीशन का मैटर है। और पहले भी ये जो सुनवाई हुई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, इसमें भी ये केस डिसमिस कर दिया गया था। तो दोस्तों, जितनी भी दलीलें थी, अपीलें थी, वो सब सरकारी वकीलों के पक्ष में गई। जो सरकारी वकीलों ने कुछ पॉइंट रखे,
सरकारी वकीलों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सरकारी वकील ने कहा कि जो ये केस डिसमिस हुआ पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, इसमें भी कुछ दमदार बातें नहीं थी, इस वजह से ये केस डिसमिस कर दिया वहां के जजों ने। इसलिए दोस्तों फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब ने इस केस को दोबारा डिसमिस किया, यानी अब ये 2 बार डिसमिस हो चुका है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये केस काफी मुश्किल था, काफी मुश्किल था हमारे वकीलों द्वारा जिताया जाना। फीस तो वो ले रहे थे, लेकिन काफी दिक्कतें उन्हें आ रही थी इस केस को जिताने में। तभी दोस्तों ये केस फाइनल नहीं हो सका और एक बार फिर से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। अब दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि इस केस को हम उठा के ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां देखेंगे कि ये केस हमारे पक्ष में आता है या नहीं आता। दोस्तों 2 बार ये केस डिसमिस हो चुका है। दोस्तों अगर ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर से ये मामला अटक जाएगा वहां पे 5 से 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, और तभी भी नहीं पता कि फाइनल निर्णय ORJCOs के पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप मेरी राय माने, मैं अपनी राय क्या देता हूं उस पर, ये जो मैटर है ये उठाया जाए 8th CPC में। जैसा आपको पता है 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग मिलना है। अभी तक उस पर बातें नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग दे। यानी दोस्तों इक्वल MSP करने का जो मामला है ये 8th CPC में रखा जाए, यानी जो वहां पे कमेटी बैठेगी नए पे कमीशन पे, उसमें दोस्तों ये मसला उठाया जाए। तब कहा जाए कि सबसे ज्यादा जोखिम ORJCOs को है तो उनको ज्यादा MSP दी जाए या फिर MSP इक्वल करी जाए। यह मामला 8वें वेतन आयोग में उठाया जाए ताकि दोस्तों जब 8वां वेतन आयोग लागू हो तो उसमें ये सब चीजें एडजस्ट कर दी जाए, आपकी MSP भी बढ़ जाए या फिर इक्वल हो जाए। यानी दोस्तों कोर्ट काट वकील इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा अगर 8वें वेतन आयोग में इन सब चीजों को एडजस्ट कर दिया जाता है। यह दोस्तों मेरी राय है। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से वकीलों को फीस देंगे, फिर से सुनवाइयां, अपीलें, पता नहीं क्या क्या चलेगा, और यह भी नहीं पता कि यह केस हमारे पक्ष में आएगा नहीं आएगा। पता लग रहा फिर से डिसमिस कर दिया। तो बेटर यही है कि जो भी ये रिपोर्ट्स हैं जो रखी गई हैं वीर बहादुर सिंह जी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं 8th CPC में दिखाई जाए। जो 8th CPC में जो कमेटियां बैठेंगी, जो अधिकारी बैठेंगे, पे कमीशन के लोग बैठेंगे, वहां पे इस रिपोर्ट को दिखाया जाए ताकि वो कुछ सोचे समझे और फिर दोस्तों टेबल में एडजस्ट किया जा सके इक्वल MSP या फिर बढ़ी हुई MSP। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहां पे वकीलों ने या फिर जो जज थे उन्होंने इस केस को पूरी तरह डिसमिस कर दिया, यानी कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि ORJCOs को बढ़ी हुई MSP या फिर इक्वल MSP मिल सकती है। यानी पूरी तरीके से ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, पूरी तरीके से अब बंद हो चुका है। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से वकीलों को फीस देंगे, फिर से ये मामला कहीं फंसेगा आगे जाकर। तो दोस्तों इन सब चीज से बचने के लिए मुझे लगता है कि जो इक्वल MSP का जो ये मसला है इसे 8th CPC में उठाया जाए। 8th CPC में या तो इक्वल MSP की डिमांड करी जाए या फिर टेबल में ही इसे एडजस्ट किया जाए, आपकी MSP को बढ़ाया जाए। मेरा ऐसा मानना है। 8th CPC में JCOs ORs की MSP को बराबर करने की या फिर बढ़ाने की कोशिश की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया कि 8th CPC में ही ये मामला उठाया जाए जब फ्रेश कमेटी बैठेगी या फिर पे कमीशन बैठेगा। अब दोस्तों 8th CPC में अभी कोई फिटमेंट फैक्टर तो पता नहीं कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको मिनिमम फिटमेंट फैक्टर बता रहा हूं यहां पे 8th CPC का 1.96। ये एक मिनिमम फिटमेंट फैक्टर मैंने यहां पे लिया है। दोस्तों अभी आपकी मिलिट्री सर्विस पे है 5200, इसका 1.96 करेंगे तो 8th CPC में आपकी मिलिट्री सर्विस पे होगी 10,192, यानी 10,200 के करीब। और वहीं एक अधिकारी की मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में 30,380 या फिर 30,400। दोस्तों इन्हीं सब चीजों को देखना है कि जोखिम किसको ज्यादा है। तो जोखिम को देखते हुए ये MSP इंटरचेंज हो, बदली जाए, यानी यहां पे ORJCOs की MSP लगभग 15,000 या फिर 20,000 से ऊपर पहुंचाई जाए, 15,000 या फिर 20,000 से ऊपर। बाकी दोस्तों अगर इनकी MSP बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ऑफिसर्स की भी MSP भी यहां पे बढ़ाई जा सकती है, इनकी भी MSP पहुंचाई जा सकती है बढ़ी हुई। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए
यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर उठे थे, पॉलिसी उठी थी कि जिसको सबसे ज्यादा जोखिम है उसको ज्यादा एमएसपी दी जाए, मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। तो उसी के आधार पे दोस्तों 8 पे कमीशन पे कुछ रिपोर्ट लगानी है, मिलिट्री सर्विस पेपर, जिसमें जो पे कमीशन पे लोग बैठेंगे उन्हें समझ में आ जाए कि किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे को एडजस्ट करना है, किस तरीके से जेसीओ वार्ड्स की एमएसपी हमें 15,500 या फिर इससे ऊपर बढ़ानी है, 20,000 तक की करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीजें कुछ हो सकता है कि हो जाए आगे, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इसमें फिर से दोस्तों ये सब चीजें उलझेंगी। बाकी दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी की अपनी राय होगी, वो क्या करते हैं इक्वल एमएसपी को लेकर। वैसे उनका कहना है कि हम देखेंगे कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको अपनी राय बता दी। 8 सीपीसी आना बहुत बहुत जरूरी है। हम लगे रहेंगे भारत सरकार के पीछे कि वो 8वां वेतन आयोग जरूर जरूर घोषित करे। अगर दोस्तों भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित नहीं करती तो कोई ऐसा फिटमेंट फैक्टर दे दे या फिर पे मैट्रिक्स को ही रिवाइज कर दे जिसके बेस पर आपकी पेंशन रिवाइज हो जाए, सैलरी रिवाइज हो जाए या फिर मिलिट्री सर्विस पे रिवाइज हो जाए, कोई फिटमेंट फैक्टर लगा के, ताकि दोस्तों उसका फायदा आपको आगे मिल पाए। तो दोस्तों मेरी राय तो यही है, बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को दोस्तों देखना है पे कमीशन में कि किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और एक्चुअल में मिलिट्री सर्विस पे का मतलब क्या है। अगर ये सब चीजें भारत सरकार ने या फिर जो पे कमीशन में बैठेंगे अगर उन्होंने समझ ली तो दोस्तों फिर आपका भला हो जाएगा, फिर आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाई जाएगी या फिर इक्वल करी जा सकती है। हालांकि दोस्तों ये बात कोर्टों को समझ में नहीं आई, जो कोर्ट में वकील थे जज थे उनको समझ में नहीं आई कि मिलिट्री सर्विस पे है क्या, तभी उन्होंने केस डिसमिस कर दिया। ऐसे दोस्तों अगर ये मसला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस डिसमिस हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों इन चीजों को समझने के लिए कुछ चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए इन चीजों को समझने के लिए कि किस बेस पर ये कह रहे हैं कि ये पे कमीशन का मैटर है। जब इन्होंने खुद ही बता दिया दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने, वकीलों ने, कि ये पे कमीशन का मैटर है, तो दोस्तों इसे पे कमीशन में ही सुलझाया जाए, यानी 8वें वेतन आयोग में, 8वें वेतन आयोग में ही इसे सुलझाया जाए, आपकी एमएसपी इक्वल करके या फिर बढ़ाकर, क्योंकि सब कुछ फ्रेश होगा। कमेटियां बैठेंगी, नए पे कमीशन पे अधिकारी बैठेंगे और भी बंदे बैठेंगे जो इन सब चीजों को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग में इन चीजों को देखा जाए और आपकी एमएसपी इक्वल करने की या फिर बढ़ाने की सिफारिश की जाए। बस दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं खत्म करूंगा। आपको जानकारी कैसे लगी, आपके अपने विचार क्या है, आप जरूर बताइएगा मुझे। वीडियो में यहीं खत्म करता हूं। चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।